सोचिए, एक देश जहां 1 अरब से भी ज्यादा लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें, अपने सपने, अपनी जरूरतें। अब इतने बड़े और विविधता से भरे देश को चलाना वाकई कोई आसान काम तो है नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि ये सब चलता कैसे है? आखिर वो कौन से सिस्टम हैं, कौन सी संस्थाएं हैं जो ये पक्का करती हैं कि सरकार अपना काम ठीक से करे और देश सही दिशा में आगे बढ़ता रहे? जवाब दरअसल दो बहुत जरूरी चीजों में छिपा है। एक है जवाबदेही और दूसरी है दूरदर्शिता। तो चलिए आज इन्हीं को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन संस्थाओं से जो एक तरह से सरकार पर नजर रखने का काम करती हैं। इनको हमारे लोकतंत्र का गार्डियन या संरक्षक भी कह सकते हैं। ये वो हैं जो पर्दे के पीछे से ये पक्का करते हैं कि पावर का बैलेंस बना रहे और लोगों के भरोसे के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और इन संरक्षकों की लिस्ट में जो सबसे पहला और बड़ा नाम आता है वो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, शॉर्ट में कहें तो सीएजी। इनको समझिए देश के फाइनेंशियल वॉचडॉग, जिनकी पैनी नजर जनता के हर एक पैसे पर टिकी रहती है। इनका जो मोटो है वो ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है, लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा। इसका सीधा सा मतलब है जनता के हित में सच्चाई के लिए काम करना। ये भारत की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी है जिसका काम है सरकार के खजाने में आ रहे और जा रहे हर एक रुपए का पूरा हिसाब किताब रखना। देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 148 सीएजी को ये बहुत बड़ी पावर देता है। पावर ये देखने की कि सरकार जो भी पैसा खर्च कर रही है वो संसद की मंजूरी से हो रहा है या नहीं। अगर एकदम आसान भाषा में कहें तो ये हमारे पब्लिक के पैसे के सबसे बड़े रखवाले हैं। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है कि ये संस्था इतनी पावरफुल है तो ये इंडिपेंडेंट कैसे रहती है, किसी के दबाव में क्यों नहीं आती? तो इसका जवाब भी हमारे संविधान में ही है। देखिए, सीएजी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, उनका कार्यकाल फिक्स होता है। ये सब इसलिए ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सबके खातों की निष्पक्ष जांच कर सकें। और इनका काम करने का तरीका भी बड़ा सिस्टमैटिक है। सीएजी अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके सीधे प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों सदनों में रखवाते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पैक उस रिपोर्ट की एक एक बात की गहराई से जांच करती है। इससे पूरी प्रक्रिया एकदम ट्रांसपेरेंट रहती है। अच्छा, तो ये तो हुई पैसों के हिसाब किताब की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधी लड़ाई की। इस लड़ाई में भी हमारे पास दो बड़े वॉरियर्स हैं जिनका काम है सिस्टम के अंदर छिपे करप्शन को बाहर निकालना। ये दो पिलर्स हैं, पहला सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसे सीवीसी कहते हैं, और दूसरा लोकपाल। है तो दोनों ही एंटी करप्शन बॉडीज, मतलब भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ही बनी हैं, पर इनके काम करने का दायरा, इनकी शक्तियां वो काफी अलग हैं। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, जो सीवीसी है वो 1964 से काम कर रही है और इसका फोकस मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों और डिपार्टमेंट्स पर रहता है। दूसरी तरफ है लोकपाल, जो 2013 में एक बहुत बड़े एंटी करप्शन आंदोलन के बाद बना। इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है, इतना कि इसके दायरे में प्रधानमंत्री तक आ जाते हैं। और लोकपाल का जो मोटो है वो भी बहुत पावरफुल है। संस्कृत में है मा गृधः कस्य स्वेद्धनम, मतलब किसी के धन का लालच मत करो। ये एक लाइन ही इसके पूरे मिशन को बता देती है कि पब्लिक लाइफ से लालच और करप्शन को जड़ से खत्म करना है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे गार्डियंस की, यानी संरक्षकों की। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, बात करते हैं आर्किटेक्ट्स की, मतलब निर्माताओं की। ये वो संस्थाएं हैं जिनका काम सिर्फ नजर रखना नहीं है, बल्कि देश के भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार करना है, स्ट्रैटेजी बनाना है। पहले क्या होता था? आज़ादी के ठीक बाद 1950 में प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग बनाया गया था। उस समय की ज़रूरतें अलग थीं, तो इसका काम था 5 ईयर प्लान्स बनाना और देश की इकोनॉमी को एक दिशा देना। ये एक तरह का टॉप डाउन अप्रोच था, मतलब प्लान्स दिल्ली में बनते थे और राज्यों को उन्हें लागू करना होता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, भारत भी बदला और 2014 आते आते ये महसूस होने लगा कि ये जो टॉप डाउन वाला तरीका है वो अब शायद उतना असरदार नहीं रहा। अब एक नए अप्रोच की जरूरत थी, एक ऐसा अप्रोच जो ज्यादा कोऑपरेटिव हो, जिसमें सबकी भागीदारी हो, जो आज के भारत को सही मायने में समझे। और इसी नए दृष्टिकोण को हकीकत में बदलने के लिए आई एक नई संस्था, नीति आयोग। इसने योजना आयोग की जगह ली और ये है भारत का मॉडर्न स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक। नीति आयोग,
जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी शुरुआत हुई 1 जनवरी 2015 को। अब ये प्लानिंग कमीशन की तरह प्लान्स को लागू नहीं करता, बल्कि जैसा कि नाम में है, ये एक थिंक टैंक है। इसका मेन काम है सरकार को पॉलिसी पर स्ट्रेटेजिक सलाह देना और ये बहुत ज़रूरी है, राज्यों को साथ लेकर चलना। इसी को कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका स्ट्रक्चर भी इसी कॉपरेशन वाली सोच पर बना है। प्रधानमंत्री तो इसके चेयरपर्सन होते हैं, लेकिन इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी शामिल होते हैं। इसका मतलब साफ है, अब पॉलिसी सिर्फ दिल्ली में एयर कंडीशन्ड कमरों में नहीं बनती, बल्कि राज्यों की ज़रूरतों और ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। नीति आयोग की पूरी फिलॉसफी गुड गवर्नेंस के 7 पिलर्स पर आधारित है, जैसे कि प्रो पीपल मतलब नीतियां आम लोगों के लिए हों, पार्टिसिपेशन मतलब सबकी भागीदारी जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी यानी हर काम में पारदर्शिता। यही सिद्धांत इसके काम को गाइड करते हैं। तो देखा जाए तो ये पॉलिसी मेकिंग के तरीके में एक फंडामेंटल शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा बदलाव। हम प्लानिंग कमीशन के टॉप डाउन मॉडल से हटकर नीति आयोग के बॉटम अप मॉडल की तरफ आ गए हैं, जहां पॉलिसी ऊपर से थोपी नहीं जाती, बल्कि नीचे से ग्रासरूट्स लेवल से निकल कर आती है। तो अगर पूरी बात को समेटें तो गवर्नेंस के ये 2 बहुत अहम पहलू सामने आते हैं। एक तरफ हैं हमारे गार्डियंस, सीएजी, सीवीसी, लोकपाल, जो सिस्टम में ईमानदारी और जवाबदेही को पक्का करते हैं, पावर पर चेक रखते हैं। और दूसरी तरफ हैं आर्किटेक्ट्स, जैसे नीति आयोग, जो देश के लिए आगे का विजन सेट करते हैं, भविष्य का रोड मैप तैयार करते हैं। तो इससे सबसे बड़ी बात जो समझ में आती है वो ये है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए दोनों ही जरूरी हैं। हमें मजबूत वॉचडॉग्स भी चाहिए जो पावर को अकाउंटेबल रखें, और साथ ही हमें हिम्मत वाले विजनरीज भी चाहिए जो देश को आगे ले जाने का जज्बा और प्लान रखते हों। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि जैसे जैसे हमारा देश भारत इकोनॉमिकली और सोशली बदल रहा है, तो इन गार्डियंस और आर्किटेक्ट्स के सामने भविष्य में कौन से नए चैलेंजेस आने वाले हैं, वो कौन सी चुनौतियां होंगी जो इनकी असली परीक्षा लेंगी।